यदि उसके पास कोई भी उसे मतिभ्रम या सपनों के बारे में उसे बताना चाहिए था। तभी उसने गौर किया कि लड़की ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। उसका ध्यान कहीं और था। इसके बजाय वह क्षितिज की ओर देख रही थी, सोच रही थी कि क्या करे। उसका पूरा जीवन एक पल में ही बिखर गया था और वह रास्ता भटक गई। तभी उसे अपनी पीठ पर कुछ गर्म महसूस हुआ। लियोन उसके ऊपर जैकेट डाल रहा था। कंधे। उत्सुकतावश वह पूछती है कि वह इतनी दूर क्यों जा रहा है। लियोन कहता है, हाँ वेरोनिका। वह एक राक्षस थी, लेकिन वह एक ऐसी राक्षस थी जिसकी उसे जरूरत थी, और वह उस इशारे को दयालुता के रूप में ले सकती थी, यह सुनकर कि वह जिसे उसकी जरूरत थी वह अलग था। और भले ही उसकी मंशा अच्छी न हो, लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने उसकी जरूरत महसूस की। उसे किसी काम के लिए नायिका की जरूरत थी, और वह इसका इस्तेमाल यथासंभव लंबे समय तक जीवित रहने के लिए करना चाहती थी। कुछ दिन बाद में दोनों घोड़े पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे। वे उसके गृहनगर के पड़ोसी शहर एसेल्डोर्फ पहुंच गए थे। वेरोनिका ने चेतावनी दी कि उन्हें रात वहीं बितानी पड़ेगी क्योंकि सड़कें बहुत भीड़-भाड़ वाली थीं और उसके लिए सराय में रुकना बेहतर था। वेरोनिका को एक बहुत तेज गंध आ रही थी। उस शहर से एक गंध आ रही थी। वह बता नहीं सकती थी कि यह कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे यकीन था कि यह खून की गंध है। अचानक लियोन उसने उसकी गर्दन पर लगे घाव को छुआ, जिससे वह चौंक गई और जानना चाहती थी कि वह क्या कर रहा है। इस पर उस लाल बालों वाले व्यक्ति ने जवाब दिया। उसने देखा कि घाव अभी भी मौजूद है और उसने उससे कहा कि वह वहां दवा लगाती रहे क्योंकि वहां मौजूद दिव्य शक्ति अभी भी मौजूद है। उसे जो कुछ दिया गया वह उसके मन को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त था, लेकिन इससे उसके घावों को कोई राहत नहीं मिली। लड़की को उस घटना को याद करके शर्म आती थी। उन्होंने एक दूसरे को चूमा। उसे सच में नहीं पता था कि लियोन क्या सोचता है, क्योंकि वह शुरू में बहुत डरावना था, लेकिन उनके बीच के समय में यात्रा के दौरान वह बहुत सावधान था। लड़की को ध्यान देने के लिए कहता, उसके लिए खाना बनाता और उससे पूछता कि क्या वह ठीक है। ठीक है। यात्रा के दौरान उसने वेरोनिका को एक बैग दिया, जो उसके पास एकमात्र स्लीपिंग बैग था। दरअसल उसने उसे इसीलिए दिया था। उसके लिए उस कमरे में उसने खुद से सवाल किया कि क्या यह उसकी दयालुता की सीमाओं से परे तो नहीं जा रहा था। दिखाने का दावा किया। उसे अपनी सहेली के शब्द याद आए, जिसने उसे सतर्क रहने को कहा था। जब पुरुष दयालु होते हैं, क्योंकि वे दिखने में जितने गहरे थे, उससे कहीं ज्यादा गहरे थे। इसलिए उसने उस लड़के से कुछ पूछने का फैसला किया। वह जानना चाहती थी कि क्या उन्हें कमरे में बिस्तर साझा करना पड़ेगा या क्या। वह स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी, जबकि लियोन मुस्कुराते हुए पूछ रहा था कि ऐसा क्यों, क्योंकि वे पहले ही एक दूसरे को चूम चुके थे। इसलिए उनके साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इस सवाल के जवाब की उम्मीद थी, लेकिन यह सुनकर वह चौंक गई और शर्म से लाल हो गई। वेरोनिका बेबस होकर चीखती है, यह पूछते हुए कि एक पवित्र योद्धा बिना किसी आवश्यकता के एक महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और उसे इतनी बार कैसे चूम सकता है।
जिस पर वह जवाब देता है। एक और सवाल के साथ, यह जानना चाहते हुए कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति का न्याय कर रही थी जो बच्चे की देखभाल कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि वह पहले से ही 20 साल का था और वयस्क था। इसके अलावा नायक यह भी टिप्पणी करता है कि उसने प्रतिक्रिया दी थी। जब उसने उसे चूमा तब भी ऐसा ही हुआ। थोड़ा और उकसाते हुए उसने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बिल्कुल उसके मनपसंद की लड़की थी। शर्मिंदगी से ध्यान हटाने के लिए वेरोनिका कहती है कि उसे नहीं पता था कि होली नाइट्स की भी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। महिलाएं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कार्टा के पवित्र शहर के आधे लोगों ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा तोड़ दी। लेकिन वेरोनिका कहती है वह इस बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि यह उनकी तरफ से घिनौना काम है। और लियोन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वह उससे सहमत है क्योंकि वे सचमुच अश्लील और गंदे हैं। खैर, वह यह कहते हुए उठता है कि वह इलाके में थोड़ा चक्कर लगा लेगा और उसे नहाने और आराम करने के लिए कहता है। उसे वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। वह सोचती रहती है कि वह आदमी कितना अजीब था। रात में वे दोनों सो रहे थे तभी वेरोनिका हिलने लगी। सपने में वह सोने से बने एक जगमगाते शहर के सामने थी और सोचने लगी कि यह जगह कहाँ है। लेकिन यह वह जगह बिल्कुल नहीं थी जो वह चाहती थी। जब उसने बगल में देखा तो उसे एक बिल्कुल उसी की तरह इंसान मदद के लिए पुकारते हुए उसे राक्षस कह रहे थे। उसकी हालत देखकर लड़की के मुंह में पानी आ गया। उसे लगा कि यह स्वादिष्ट है। उस आदमी को खाने के लिए झपटने से पहले ही वह चौंककर जाग गई। यह कैसे संभव है? क्या उसने किसी के साथ ऐसा किया? परेशान होकर वह सोचती है कि क्या यह सच था या सिर्फ एक सपना। हालांकि किसी कारण से ऐसा लग रहा था कि यह काफी नहीं था। लियोन को घूरते हुए उसने सोचा कि उसे और चाहिए। उसे बस थोड़ा और चाहिए था। जब वह चढ़ी उस पर हमला करने के लिए तैयार, वह सही जगह की तलाश कर रही थी। एक सच्चे मनोरोगी की तरह उसे देखते हुए वह उसके पास पहुंची। लेकिन कुछ भी करने से पहले उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रही थी। यह मानने से इनकार कर रही थी कि वह एक राक्षस थी। लड़की, वह अपने अंतर्विरोधाभासी भावों से कांप रही थी। तभी लियोन उठा और उसे चूम लिया। फिर उसने उसे छोड़ दिया और पूछा कि क्या वहां उस व्यक्ति को चैन नहीं मिला। रोते हुए नायिका बताती है कि उसका दिल बहुत दुख रहा था। लियोन को चौंका देता है। वेरोनिका कहती है कि अपने सपने के बारे में बात करते हुए उसे पहली बार सचमुच बहामुत जैसा महसूस हुआ और उसके पैरों के नीचे की रात कितनी मनमोहक लग रही थी, इसीलिए उसने उस पर हमला किया। लड़की को रोते हुए देखकर लियोन वह समझाता है कि वह नहीं थी और कहता है कि उसके सामने खड़ी महिला ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसके शब्द याद दिलाते हैं उसके पिता के बारे में। वह कहती थी कि यह सब उसकी गलती थी और उसकी मां की मृत्यु उसी के कारण हुई थी। उसे याद आया कि उसे कैसे वह खुद को रोकती थी क्योंकि हर बार जब वह रोती थी तो उसके पिता उसे कहते थे कि असहाय प्राणी होने का नाटक करना बंद करो। अब वहां
उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो कह रहा था कि वह सब कुछ भूलकर जितना चाहे रो सकती है। यह बहुत ही अजीब था। ऐसी स्थिति में जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह मुश्किल से जानती थी, वह सब कुछ कह रहा था जो वह इतने सालों से सुनना चाहती थी। यह ऐसा था जैसे वह मर रही थी और उसने कबूल किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा जल रही हो। और किसी कारणवश लियोन बर्क ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने इससे उसका दर्द कम हो सकता था। इसीलिए वह लड़के की ओर बढ़ी, यह जानते हुए कि वह उसे जाने नहीं दे सकती। ऐसा लग रहा था मानो वे उस भयानक दुनिया में केवल वे दो ही लोग थे। जब लड़की सो गई तो लियोन को आखिरकार आत्मचिंतन करने का अवसर मिला। वह सपना जिसके बारे में उसने उसे बताया था, वह शहर केवल कार्टा का शहर हो सकता था, जो शायद यह दर्शाता था कि वह बहामुत का आखिरी पड़ा। लेकिन यह सबसे बुरी स्थिति होगी। सपने में लड़की ने उसे पुकारा। पिता और अन्य लोग जो उसे प्रिय प्रतीत होते थे, और लाल बालों वाला व्यक्ति उसे शांति से देख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि कोई इतनी सारी त्रासदियों से गुजरा हुआ व्यक्ति अभी भी वहीं था। और उसे उन लोगों के लिए स्नेह महसूस होता था जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। वह उससे बहुत प्यार करती थी। दुर्भाग्य से वह जानता था कि भविष्य में उसका केवल दुखद अंत ही होने वाला है। फिर भी उसके दिल में हमेशा यह गहरा प्यार बना रहेगा। शाप के कारण उनका उससे एक विशेष संबंध बन गया था। अगले दिन जब वे दोनों खाना खा रहे थे, तभी उसने वेरोनिका को एक छोटा सा उपहार दिया, जिसे देखकर वेरोनिका को विश्वास नहीं हुआ उसके लिए। लेकिन उसने तुरंत माहौल बिगाड़ते हुए कहा कि वह उसे बाद में चुका सकती है। उसे हिचकिचाते हुए देखकर उसने पूछा कि क्या वह उसे यह पसंद नहीं आया। उसने बताया कि उसने इसे खास तौर पर उसकी आंखों के रंग के कारण चुना था। भावुक हो गई। वेरोनिका कहती है कि उसे वास्तव में उसे उपहार बहुत पसंद आया, खासकर इसलिए क्योंकि गिरगिट उसके पसंदीदा फूल थे। ईमानदारी से कहूँ तो वह कहती है कि वह हमेशा से यही चाहती थी। उसके पास अपना खुद का हथियार था, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे उपहार के रूप में ऐसा हथियार मिलेगा। विषय बदलते हुए लियोन ने गौर किया। लड़की ने अपनी गर्दन के घाव पर दवा लगाई थी, लेकिन वह कहता है कि उसे थोड़ा और फैलाना चाहिए था वरना इसका कोई असर नहीं होगा। अजीबोगरीब स्थिति में नायिका पूछती है कि क्या उसके बगल में बैठे लड़के को इस बात का कोई अंदाजा था कि वह उसे समय समय पर काफी उलझन में डाल देता था। अगर उसे चिड़चिड़ा रहना ही था तो उसे ऐसा ही करते रहना चाहिए था, क्योंकि उसे इतनी दयालुता मिलने की आदत नहीं थी। इसलिए उसे वह आसानी से भ्रमित हो जाती थी। अगर वह उसके साथ बुरा बर्ताव करने का फैसला करता है तो उसे करने दो, क्योंकि यह लगातार बदलाव उसे परेशान कर रहा था। और भी उलझन में पड़ गई। यह देखकर कि लियोन उसकी टिप्पणी पर हंस रहा था, उसने पूछा कि इसमें इतनी हंसी वाली बात क्या थी, जिसका लियोन जवाब देने की कोशिश करता है। भेष बदलकर जबकि सराय में मौजूद अन्य लोग उनकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे और उन्हें एक जोड़ा समझ रहे थे, लियोन पूछता है। उसे गुस्सा करना बंद करके वापस खाना खाने के लिए कहना चाहिए था, क्योंकि पिछली रात के बाद वह काफी भूखी रही होगी। नायिका शर्मिंदा महसूस करती है
और कहती है कि अगर वह इसी रवैये के साथ चलता रहा तो वह उससे बात नहीं करेगी। हालांकि उसका पेट गुर्राहट से माहौल बिगड़ जाता है और स्थिति और भी असहज हो जाती है। लियोन बताता है कि नाश्ता सिर्फ उसके लिए तैयार किया गया था और अगर वह कम से कम एक निवाला स्वीकार कर ले तो उसे बहुत खुशी होगी। वेरोनिका निवाला लेने से पहले उस आदमी को गंभीरता से देखती है। उसके हाथ में मांस था। लियोन उस लड़की को ध्यान से देख रहा था, सोच रहा था कि अगर उसके मन में उसके लिए कुछ स्नेह हो तो अच्छा होगा। कुल मिलाकर उसका दिल जीतना शायद उसे संभालना आसान बना देगा, क्योंकि प्यार में पड़े लोग बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। नायिका सराय का तब तक जायजा लेती रही जब तक कि उसकी नज़र किसी चीज पर नहीं पड़ी। वह फूलों के साथ एक महिला की तस्वीर थी। वह उसे बहुत प्यार करती थी। वेरोनिका के पीछे से एक लड़की बोलती है, कहती है कि वह उसे याद दिलाती है। तस्वीर में दिख रही लड़की के बारे में महिला का कहना है कि वह उसकी बेटी थी जिसकी हाल ही में शादी हुई थी और वह काटा शहर में रहने आई थी। वह यह भी कहती हैं कि उन्होंने सुना था कि वह अब दादी बन चुकी हैं, लेकिन चूंकि वे बहुत दूर रहते थे इसलिए उन्हें पता नहीं था। वह अभी तक अपने पोते पोतियों से नहीं मिल पाई हैं। दूरी भले ही कठिन हो, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए खुश थीं। उनके शब्द दिल को छू लेते हैं। वेरोनिका भावुक हो गईं और कहने लगीं कि वह महिला अपनी बेटी से बहुत प्यार करती होगी। एक संवेदनशील विषय पर आते हुए महिला ने पूछा कि क्या नायिका के साथ मौजूद व्यक्ति उसका पति था, और अगर वे एक साथ रहने के लिए भाग रहे थे तो दी गई जानकारी को देखते हुए सामान खैर दयालु महिला वेरोनिका के बालों को सहलाती है, उससे कहती है कि वह ज्यादा दूर न जाए और सोचे कि उसका माता पिता उसे बहुत याद करेंगे। ये शब्द वेरोनिका को बहुत चुभ गए, जिसके बाद उस महिला ने पूछा कि क्या सब ठीक है। लड़की रो रही थी। बात बदलते हुए उसने बताया कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है। वेरोनिका नाम की महिला उसे दिलासा दे रही थी। जब लेओन अपने सामान्य भाव के साथ वहां पहुंचा तो वह पहले से ही रो रही थी। तभी महिला ने उसे झट से खींच लिया और उसे वहीं छोड़ दिया। मुख्य पात्र उत्सुक है और उनसे उस तरह हाथ पकड़ने के लिए कहता है। वेरोनिका हकलाते हुए कहती है कि वह उसका पति नहीं है। लेकिन इससे पहले जैसे ही वह वाक्य पूरा करने वाली होती है, लेओन उसका हाथ पकड़ लेता है, मानो सहारा दे रहा हो, और दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। महिला अपना काम जारी रखती है और नायक से कहती है कि अब और मत रो। वेरोनिका का हाथ पकड़े हुए लियोन मजाक में कहता है कि अब तो उनकी शादी हो गई है और पूछता है कि वे कब तक हाथ पकड़े रहेंगे। शर्मिंदा होकर वेरोनिका उस टिप्पणी के बाद उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और कहा कि उसने ही उसका हाथ पकड़ा था और उसने उसे कभी पति नहीं कहा था। फिर से उसे अपनी छाती में एक अजीब सी जकड़न महसूस होती है, जिससे वह बुरी अनुभूति से जम जाती है। लियोन पूछता है कि क्या है। ऐसा हो रहा था। वेरोनिका कहती है कि उसे अजीब सा महसूस हुआ और उसने बताया कि जैसे उसे बहामुत की उपस्थिति का आभास हुआ हो। शहर में कुछ राक्षस चारों ओर दहशत फैला रहे थे,
लोगों को चीखने पर मजबूर कर रहे थे और उनके सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा था उसे नष्ट कर रहे थे। जब वे सराय के बाहर छिपे तो उन्हें पता चला कि शहर पर पहले से ही हमला हो रहा था। वह सोचती है कि कैसे राक्षस उन विशाल दीवारों को पार कर गए और बहामुत की एक आंख को देखकर उसे ऐसा लगा मानो वह सीधे उसकी ओर देख रहा हो। वह राक्षस उन दोनों की ओर बढ़ने लगता है और नायक इस बात को लेकर और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है कि उसे कैसे पता चला। जहां वे छिपे हुए थे तभी उसे महसूस हुआ कि नीचे से कई आंखें उसे देख रही हैं। उसने लियोन को चेतावनी देने के लिए अपनी ओर खींचा। उसने बताया कि वह उन्हें वहां महसूस कर सकती थी और वे शायद सीवर के रास्ते अंदर आए थे। नाइट ने पूछा कि उनकी सही संख्या कितनी थी, लेकिन उसे पता नहीं था। हालांकि अगर वह सही थी तो उस शहर को राक्षसों से भरने के लिए पर्याप्त संख्या में राक्षस मौजूद थे जो उसकी मदद की गुहार सुनकर चीखते थे। शायद संगठन को बुलाना चाहिए। पवित्र शूरवीर। उसे अपने शहर में घटी घटनाएं याद हैं और उसे लगता है कि शूरवीरों का वहां जाना शायद ठीक नहीं होगा। हमले के बाद से वे सभी को भ्रष्ट मान रहे थे। वह असमंजस में थी क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह बच सकती थी। जिस शहर में वे थे वहां का माहौल शांत करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वे बिना किसी का ध्यान खींचे शहर से निकलने में कामयाब रहे थे। शायद वे ऐसा कर सकते हैं। फिर से लेओन पूछती है कि क्या उसे लगता है कि नाइट्स पूरे दिन कुछ नहीं करते, बस एक कॉल का इंतजार करते रहते हैं। वे जल्दी नहीं आएंगे। बस इतना ही काफी है। फिर भी नायक उन सभी राक्षसों को देखकर कहता है कि वे बस इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए शहर को अपनी समस्या खुद ही हल करनी होगी। वेरोनिका उसे खींचती है और पूछती है कि क्या वह ऐसा कर सकता है, उस जगह को बचा सकता है। लेओन ने उसे गंभीरता से देखा और फिर जवाब दिया कि उन्हें छिपने की जगह ढूंढनी चाहिए। वे उस ओर बढ़ रहे थे। राक्षस नायक ने उसे घूरते हुए देखा और चिंता से भर गया कि वह ठीक रहेगा या नहीं। आखिर वह लेओन बर्क था और चिंता करने का कोई कारण नहीं था। कई सैनिक कुछ न करके हताश थे जबकि लियोन पहले से ही थका हुआ था। बहुत लड़ाई हो रही थी। पास में कुछ सैनिकों ने चिल्लाकर फाटकों की रक्षा करने को कहा। तभी लियोन को एहसास हुआ कि यह लड़ाई सफल नहीं होने वाली है। इसी बीच वेरोनिका निर्देशन कर रही थी। आम नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। तभी उन्होंने उसे उसके कपड़े का कॉलर पकड़कर खींचा। यह लियोन था, गंभीर भाव से। अभिव्यक्ति। नायक ने पूछा कि वह क्या कर रहा है क्योंकि उन्हें लोगों को निकालना था, लेकिन उसने केवल इतना ही कहा। उसे अपना सामान उठा लेना चाहिए। लड़की ने उससे सवाल करने की कोशिश भी की। लियोन ने समझाया कि वहां पुल है। जल्द ही हंगामा मच जाएगा और नागरिकों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि राक्षस वास्तव में अंदर कैसे घुस रहे थे। खैर, वहां मौजूद सेना इतना काफी नहीं होता। इसलिए उन्हें उस शहर के बाकी लोगों की तरह उसी भाग्य से बचने के लिए जल्दी से भागना पड़ा। इस प्रकार वेरोनिका। उन्होंने सवाल किया कि क्या वह सबको पीछे छोड़कर जाने की योजना बना रहा है। लेकिन सभी लाल बालों वाली लड़कियों ने बस इतना कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकतीं।
सबको बचाना था। उनके पास केवल विकल्प थे और उस क्षण उसने उसे बचाने का विकल्प चुना क्योंकि उसका मानना था कि उसे बचाना ही सब कुछ है। बोवेन और एसेल्डोर्फ को बचाने से कहीं बेहतर उसकी जिंदगी थी। वेरोनिका यह बात पचा नहीं पा रही थी और सोच रही थी कि वे उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं, उन सभी लोगों के बारे में। हालांकि लियोन ने कहा कि उसे बिना शर्त उसकी बात माननी चाहिए। ठंडे भाव से उसने पूछा कि क्या उसने ऐसा नहीं किया था। यह काफी स्पष्ट हो चुका है। नायिका ने जल्दी से सराय में अपना सारा सामान उठाया और उसे नीचे ले जाने लगी। सीढ़ियों पर चलते समय वह गलती से फिसल गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसे अपनी एड़ी में तेज दर्द महसूस हुआ। फिर भी वह आगे बढ़ती रही। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, यह याद करते हुए कि उस समय लेयोन बाहर अकेले पहरा दे रहा था। उसे मजबूत बनना था। आखिरकार जीवित रहने का चुनाव तो उसी ने किया था। इसलिए दर्द के बावजूद वह आगे बढ़ती रही। यह याद रखते हुए पहुंचने पर बाहर निकलने के दरवाजे पर कई आदमी उसे घूर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या वह जा रही है, और उससे भिड़ते हुए कह रहे थे कि वह बाहर है। उसके मन में यह सवाल था कि क्या उसे यह सही फैसला लगा। इसलिए लड़की ने समझाया कि कोई बाहर उसका इंतजार कर रहा है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वह बाहर खड़े आदमी के साथ थी और वे जानते थे कि वह प्रसिद्ध लेओन बर्क था। तभी एक नागरिक चिल्लाया। लड़की को जाने न देने का फैसला किया गया क्योंकि उसके पास मौजूद बैग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे शहर छोड़कर जाने की योजना बना रहे थे। इस बात को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई कि पवित्र शूरवीर उन्हें छोड़ रहे हैं और यह अनुचित है क्योंकि वे हमेशा अपना दशमांश चुकाते थे। यह तब हुआ जब उसकी मुलाकात उस महिला से हुई जिसने उसे पहले गलियारे में देखा था। वह हताश थी और उनसे गुहार लगाने लगी। कम से कम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वे शहर की रक्षा करने वाली बाधा की मरम्मत न कर दें, क्योंकि वह वेरोनिका को लेकर चिंतित थी कि जैसे ही दीवार ठीक से काम करने लगेगी वे सुरक्षित हो जाएंगे। उसके शब्दों ने वेरोनिका को उन नागरिकों की याद दिला दी, इससे पहले जो शहर तबाह हो चुका था। लेकिन उसने कहा कि शहर सुरक्षित नहीं है, जिससे सभी लोग असमंजस में पड़ गए। वेरोनिका ने समझाया कि राक्षस शहर के बाहर से दीवार के रास्ते नहीं आए थे। वे भूमिगत से निकल रहे थे, इसलिए दीवार को मजबूत करना। दीवारें किसी की मदद नहीं करेंगी। लेकिन वह और जोर से चिल्लाई, कहने लगी कि काम हो चुका है और उन्हें वहां से निकलना होगा। दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि वे केवल लड़की की जानकारी के आधार पर उस घर को नहीं छोड़ सकते क्योंकि एक सुरक्षित जगह को छोड़ना यह पागलपन होता और वे उसे रोकते नहीं। लेकिन उन्हें दीवारों की सुरक्षा पर भरोसा था। वेरोनिका ने तो कोशिश भी की थी। काउंटर पर बात हुई, लेकिन उस पर और समय बर्बाद न करना ही बेहतर था। और जाने से पहले उसने बस इतना कहा कि सबके पास है अपनी नीति चुनने की शक्ति। महिला ने विदा लेते हुए नायक से सावधान रहने को कहा, खासकर अपने माता पिता की खातिर। मुस्कुराते हुए नायिका ने उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह वास्तव में आभारी है, उनकी मेहमानवाजी के लिए धन्यवाद। जैसे ही वह सराय से निकली,
लियोन घोड़े के साथ उसका इंतजार कर रहा था और उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। जल्दी करो। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे घोड़े पर चढ़ने में मदद की। जल्दी से दोनों चल पड़े। लियोन ने उससे सोचना बंद करने को कहा। अन्य चीजों के बारे में बात करें और बस मजबूती से पकड़े क्योंकि अब से उन्हें बहुत दौड़ना पड़ेगा। पीछे मुड़कर देखे बिना वे दोनों अल्सुडॉर्फ के नागरिकों को पीछे छोड़कर शहर से चले गए। उनके पीछे जल्द ही पुल को ऊपर उठा दिया गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। दीवार और उसके अंदर छिपे हुए सारे राक्षस। वेरोनिका शहर को देखती रही और सोचती रही कि क्या सचमुच सारे नागरिक नष्ट हो जाएंगे। उसने खुद को दोषी ठहराया क्योंकि वहां पहुंचने के बाद से ही उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे लगा कि यह महज एक भ्रम था और उसे पहले कुछ न कहने का पछतावा हुआ। लियोन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि परिणाम तो वही होता। इसके अलावा वे दोनों उसके आदेश पर वहां से भागे थे, इसलिए यह पूरी तरह से उसका ही निर्णय था। उस जगह को छोड़ देने के लिए उसी क्षण नायिका समझ गई कि लियोन ने उस पर अपनी बात मानने के लिए क्यों जोर दिया था। आदेशों के तहत उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे किसी भी घटना के लिए दोषी महसूस न हो। इसलिए यह कोई बाध्यता तो नहीं थी, लेकिन बल्कि दोषमुक्ति। अकेले ही लियोन ने अपने कंधों पर सारा पछतावा और अपराध बोध ढोने का फैसला किया। जब वे वहां से काफी दूर थे, वेरोनिका घोड़े से उतर गई और उन्हें सुरक्षित ले जाने के लिए घोड़े का धन्यवाद किया। याद करते हुए एसेल्डोर्फ का भयावह दृश्य। आशावादी बने रहने की कोशिश करते हुए वह लियोन से पूछती है कि घोड़े का नाम क्या था, और वह कहता है कि उसका कोई नाम नहीं है। नायिका पूछती है कि क्या वह उसका नाम रख सकती है, लेकिन चिड़चिड़ी लाल बालों वाली महिला मना कर देती है। वह पूछती है क्यों, और वह समझाता है कि वह उन चीजों का नाम नहीं रखता जिनके मरने की संभावना होती है। लड़की डर जाती है, लेकिन घोड़े से कहती है कि वह ऐसा न करे। उन शब्दों पर ध्यान दें क्योंकि यह लंबा जीवन जिएगा, और वह उसका नाम नाइट स्काई रखने का फैसला करती है। अजीब बात है, वे दिलासा देने वाले शब्द। उस क्षण वह घोड़े से कहे गए शब्द सुनना चाहती थी। वहां स्थिर हो जाने के बाद लियोन आगे बढ़ रहा था। नायक के घायल पैर पर एक नजर डाली जाती है। वह पूछता है कि यह कब हुआ और वह स्थिति समझाती है। पहले से वेरोनिका उसकी हरकतों को देखती है जब वह चोट पर लगाने के लिए बर्फ की एक परत बनाता है। वह टिप्पणी करता है। उनका मानना है कि यह टूटा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अभी इसे ज्यादा नहीं हिलाना चाहिए। वेरोनिका ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा,